कभी कभी एक एक बहुत अजीब सी कश्मकश होती है ना? कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब भविष्य को लेकर इतनी प्लानिंग है, लेकिन जब उन पर काम करने की बारी आती है तो बस हिम्मत ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल, और फिर लोग उसे बस आलस का नाम दे देते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। सही बात है। आज हमारे पास इसी उलझन को सुलझाने वाला एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, जिसका शीर्षक है महत्वाकांक्षा और कर्म के बीच की खाई को पाटना। और इसकी सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आलस है ही नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इसी संघर्ष के पीछे की असली वजहों को समझना है और उन तरीकों पर गौर करना है जो हमें इस खाई को मतलब पार करने में मदद कर सकते हैं। चलिए इस गुत्थी को परत से परत सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये असल में आप देखें तो मन की इच्छाओं और हमारी जो भावनात्मक हकीकत है उसके बीच का एक टकराव है। अच्छा। महत्वाकांक्षा भविष्य की एक खूबसूरत तस्वीर की तरह है जो हमें उत्साहित तो करती है, लेकिन जिसे हम आलस कहते हैं वो अक्सर वर्तमान में महसूस हो रहे डर या दबाव या कंफ्यूजन से बचने का एक तरीका भर है। यहीं से ये चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेख कहता है कि एक ही इंसान का महत्वाकांक्षी और जिसे हम कहते हैं आलसी होना कोई विरोधाभास नहीं है। ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि अगर कोई महत्वाकांक्षी है तो उसे तो बहुत मेहनती होना ही चाहिए। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, महत्वाकांक्षा एक मानसिक गतिविधि है। ये विचारों में रहती है, सपनों में रहती है, लेकिन काम करना यानी एक्शन लेना वो एक भावनात्मक प्रक्रिया है। भावनात्मक? हाँ, उसके लिए हमें सही इमोशनल स्टेट में होना जरूरी है। और जब हम अभिभूत या जिसे कहते हैं ओवरवेल्म महसूस करते हैं तो एक्शन लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो असली दुश्मन आलस नहीं है, वो ओवरवेल्म की भावना है। ठीक है, ये ओवरवेल्म वाली बात समझ आती है, पर क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं है? मतलब बहुत से लोग कहेंगे कि ओवरवेल्म तो आलस का ही एक फैंसी नाम है, बस खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, आलस का मतलब होता है काम करने की इच्छा ही ना होना, लेकिन यहाँ तो इच्छा बहुत है, सपने बहुत बड़े हैं। सही। ओवरवेल्म तब होता है जब लक्ष्य इतना बड़ा और रास्ता इतना धुंधला दिखाई देता है कि दिमाग वो समझ ही नहीं पाता कि शुरू कहाँ से करें। ये उस इंसान की तरह है जिसे पूरा पहाड़ चढ़ना है और वो चोटी को देखकर ही घबरा जाता है, बजाय इसके कि वो अपने सामने वाले पहले कदम पर ध्यान दे। और फिर उस घबराहट से बचने का सबसे आसान तरीका है कुछ भी ना करना, टालमटोल, अवॉइडेंस। ये आलस नहीं, ये बचाव है। और इसी से जुड़ी एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। कई लोग जो दिन भर टालमटोल करते हैं, वही लोग डेडलाइन आने पर सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो पूरी रात जागकर 15-20 घंटे लगातार काम करके असाधारण नतीजे देते हैं। अगर वो सच में आलसी या ओवरवेल्म्ड होते तो ये चमत्कार कैसे होता? क्या बात है, आपने एकदम नस पकड़ ली। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं हैं। उनके पास क्षमता की कोई कमी नहीं है। कमी है एक्टिवेशन ट्रिगर की, मतलब वो चिंगारी जो इंजन को स्टार्ट कर सके। और डेडलाइन वो चिंगारी है? डेडलाइन वही चिंगारी है। जब डेडलाइन सिर पर होती है तो सोचने, विश्लेषण करने या बेहतर तरीके खोजने के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। दिमाग के पास सिर्फ एक ही निर्देश बचता है, अब बस काम करो। अच्छा। तो दबाव जो है वो विकल्पों को खत्म करके स्पष्टता लाता है और उसी स्पष्टता से एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये तो हुआ बाहरी दबाव जो हमसे काम करवा लेता है, लेकिन चलिए उन मानसिक बाधाओं की बात करते हैं जो हमें अंदर से रोकती हैं। मुझे लगता है इसमें परफेक्शनिज्म यानी हर काम को बिल्कुल निखुट करने की जो चाह है, उसका बड़ा हाथ है। बिल्कुल। महत्वाकांक्षी लोगों के मानक अक्सर बहुत ऊंचे होते हैं। उनका दिमाग कहता है अगर ये काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम नहीं हो सकता तो इसे शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। और इस सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच के कारण नतीजा अक्सर कुछ नहीं होता है। काम शुरू होने से पहले ही अपनी परफेक्शन की उम्मीदों के बोझ तले दब के मर जाता है। और ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान से भी जुड़ जाता है। आपने एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू को छुआ है। लेख इसे पहचान का संघर्ष कहता है। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, हाँ। यहाँ दो पहचानों के बीच एक जंग चलती है। एक है मैं अभी कौन हूँ, वो इंसान जिसे आराम पसंद है, जो मुश्किल चीजों से बचता है। और दूसरी है मैं कौन बनना चाहता हूँ, वो अनुशासित, सफल और प्रोडक्टिव इंसान। इन दोनों के बीच की जो खाई है वो अपराध बोध और शर्म से भरी होती है। तो हर बार जब हम कोई काम टालते हैं तो हम अनजाने में अपनी पहली पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं और ये खाई और गहरी होती जाती है, जिससे प्रेरणा और खत्म हो जाती है।
एक और हैरान करने वाली बात जो मुझे पता चली वो ये है कि कभी-कभी ज्यादा होशियार होना भी इस समस्या को बढ़ा देता है। ये तो एकदम उल्टा लगता है। हाँ, ये एक चालाक जाल है। एक तेज दिमाग किसी भी काम से जुड़ी 10 संभावनाओं, मुश्किलों और नतीजों को एक साथ देख सकता है। अच्छा। वो हर फैसले का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करता है। सुनने में ये एक अच्छी काबिलियत लगती है, लेकिन इसका नतीजा होता है निर्णय पक्षाघात, मतलब डिसीजन पैरालिसिस। दिमाग विकल्पों के बोझ तले इतना थक जाता है कि कोई फैसला ही नहीं ले पाता। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ। आप काम तो नहीं कर रहे, पर आप काम के बारे में ये एक्शन लेने से बचने का सबसे बौद्धिक तरीका है। हाँ, और सबसे सम्मानजनक तरीका। आप खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि आप आलसी नहीं बल्कि बहुत सावधान हैं। तो हम मानसिक रूप से खुद को ऐसे फंसा लेते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि क्या हमारे दिमाग के अंदर, मतलब बायोकेमिकल लेवल पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? यकीनन। और यहाँ पर डोपामीन कन्फ्यूजन की अवधारणा सामने आती है। डोपामीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। महत्वाकांक्षी दिमाग उस बड़े डोपामीन हिट का सपना देखता है जो लक्ष्य पूरा होने पर मिलेगा। लेकिन वो मिलता ही नहीं, क्योंकि काम ही शुरू नहीं होता। ठीक यहीं पर पेंच है। हमारा दिमाग वो भविष्य में मिलने वाले बड़े नाम के बजाय तुरंत मिलने वाले छोटे नाम को प्राथमिकता देने के लिए बना है। सस्ता डोपामीन। हाँ, सस्ता डोपामीन। ये कुछ ऐसा है कि कोई कहे कि 1 साल तक रोज कसरत करो तो एक स्वस्थ शरीर मिलेगा, या फिर अभी तुरंत एक चॉकलेट खा लो। दिमाग तो चॉकलेट ही चुनेगा। ज्यादातर मामलों में वही चुनेगा। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वेब सीरीज देखना या गेम खेलना, ये सब वही चॉकलेट हैं। ये बिना मेहनत के तुरंत डोपामीन देते हैं और हमारे दिमाग को उस बड़े मुश्किल काम से बचने का एक आसान रास्ता मिल जाता है। तो हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई गहरा डर भी हो सकता है? जैसे सफलता का डर? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। अवचेतन मन में आजादी खोने का एक डर होता है। आजादी खोने का डर? हाँ, सफलता अपने साथ जिम्मेदारी, उम्मीदें और दबाव लेकर आती है। जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपको स्तर को बनाए रखना होता है। अनजाने में ही हमारा मन इस प्रतिबद्धता से घबराता है और यहीं से वो दुष्चक्र शुरू होता है। बड़े सपने देखना, उस तक पहुंचने की मेहनत से घबराना, आसान डोपामिन की ओर भागना, काम ना करने पर अपराध बोध महसूस करना, और फिर उस अपराध बोध से बचने के लिए फिर से आसान चीजों में खो जाना। ये चक्र हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। ओके, ये सब सुनकर तो काफी निराशाजनक महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे हमारे ही दिमाग ने बनाया है। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? आमतौर पर लोग कहते हैं बस और मोटिवेशन लाओ, लेकिन ये लेख कहता है कि ये जवाब बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि महत्वाकांक्षी लोगों के पास प्रेरणा की कमी नहीं होती। प्रेरणा तो उनमें कूट कूट कर भरी है, तभी तो उनके सपने इतने बड़े हैं। तो फिर कमी किस चीज की है? उन्हें जिस चीज की कमी होती है वो है संरचना, सिस्टम और एक स्पष्ट अगला कदम। उनका दिमाग प्रेरणा से लबालब है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस ऊर्जा को इस्तेमाल कहाँ और कैसे करें। दिमाग को और प्रेरणा नहीं, सरलता चाहिए। जब आप संरचना या सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाने की बात हो रही है? नहीं, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। टू डू लिस्ट तो बस कामों की एक सूची है जो खुद भी ओवरवेलमिंग हो सकती है। अच्छा, तक खत्म करना। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार है। सिस्टम इच्छा शक्ति से बेहतर है। सिस्टम इच्छा शक्ति से बेहतर है। हाँ, इच्छा शक्ति एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। आप सुबह फुल चार्ज के साथ उठते हैं, लेकिन दिन भर के छोटे छोटे फैसलों और तनावों में वो खत्म हो जाती है। शाम तक आप कोई भी मुश्किल काम करने की हालत में नहीं होते। और सिस्टम क्या है फिर? एक तरह का ऑटोमेटिक चार्जर? बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा। सिस्टम वो माहौल और आदतें हैं जो आपके लिए फैसले लेते हैं, ताकि आपको अपनी सीमित इच्छा शक्ति खर्च न करनी पड़े। जैसे रोज सुबह जिम जाने के लिए इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख देना। ये एक सिस्टम है। ये आपके और आपके लक्ष्य के बीच की रुकावट को कम करता है। और यहीं पर वो छोटी शुरुआत करो वाली सलाह काम आती है। मतलब काम को इतना आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। एकदम सही। प्रवेश बाधा को कम करना। अगर किसी को एक किताब लिखनी है तो ये नहीं सोचना कि मुझे आज एक चैप्टर लिखना है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य रखो कि मैं बस 10 मिनट के लिए लिखूंगा या मैं सिर्फ 100 शब्द लिखूंगा। अक्सर होता यह है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आप रुकते नहीं। हम सोचते हैं कि प्रेरणा आएगी तो हम काम करेंगे। हकीकत उल्टी है। जब हम काम करना शुरू करते हैं
तब प्रेरणा आती है। गति प्रेरणा को जन्म देती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है। हम काम करने के लिए सही मूड का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हमें मूड बनाने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। ये हमारी पहचान से भी तो जुड़ता है ना? हाँ, और ये मानसिकता में सबसे बड़ा बदलाव है। अपनी पहचान को अपने लक्ष्य से नहीं, अपने कर्मों से जोड़ो। मतलब ये कहने के बजाय कि मैं एक सफल लेखक बनना चाहता हूँ, ये कहना शुरू करो कि मैं उस तरह का इंसान हूँ जो हर दिन लिखता है, चाहे आप सिर्फ एक पैरा ही क्यों न लिखें। बिल्कुल। जब कोई काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो उसे न करना अजीब लगने लगता है। वो आंतरिक संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। लेकिन उस अपराध बोध का क्या करें जो इतने समय से टालमटोल करने की वजह से इकट्ठा हो गया है? वो आवाज जो कहती रहती है तुम आलसी हो, तुमसे नहीं होगा। उस आवाज के साथ नई पहचान कैसे बनाएं? इसका समाधान है अपराध बोध को जिज्ञासा से बदलना। अपराध बोध को जिज्ञासा से? हाँ, जब भी आप खुद को टालते हुए पाएं तो ये पूछने के बजाय कि मैं इतना आलसी क्यों हूं, खुद से ये पूछना शुरू करें कि दिलचस्प है, मैं ये काम क्यों टाल रहा हूं? इस काम में ऐसा क्या है जो मुझे इतना भारी लग रहा है? अच्छा। पहला सवाल एक बंद गली है जो शर्मिंदगी पर खत्म होती है। दूसरा सवाल एक दरवाजा खोलता है। हो सकता है आपको जवाब मिले कि काम इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि आपको पहला कदम ही नहीं पता, या आपको किसी की मदद की जरूरत है। तो जिज्ञासा समाधान की ओर ले जाती है, जबकि अपराध बोध ठहराव की ओर। और मुझे लगता है कि इस चक्र में फंसे रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेख में एक चेतावनी है कि बिना कर्म के महत्वाकांक्षा मानसिक थकावट है, मेंटल बर्नआउट। ये एक बहुत जरूरी बात है। जब हम सिर्फ बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उन पर काम नहीं करते, तो ये हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेता है। ये एक खुली हुई एप्लीकेशन की तरह है जो बैकग्राउंड में आपके फोन की बैटरी खत्म करती रहती है। सही। ये निराशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है। इसके विपरीत एक छोटा सा काम पूरा करना भी आपके आत्मविश्वास को रिचार्ज करता है। ये दिमाग को एक संकेत भेजता है कि हाँ, मैं सक्षम हूं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग टूटे हुए नहीं है, वो सिर्फ असंतुलित है, मिसअलाइंड है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा दूरदृष्टि लेकिन बहुत कम संरचना, बहुत ज्यादा दबाव लेकिन बहुत कम सरलता। समस्या महत्वाकांक्षा में नहीं बल्कि उस संरचना की कमी में है जो उस महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतार सके। अगर संरचना को ठीक कर दिया जाए तो महत्वाकांक्षा जो रुकी हुई थी वो एक नदी की तरह अपने आप बहने लगेगी। तो अगर मैं आज की पूरी चर्चा को समेटूं तो बात यह है कि ये कोई चारित्रिक दोष नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग का ओवरवेल्म परफेक्शनिज्म और सस्ते डोपामीन के जाल में फंस जाना है। और इसका समाधान खुद को और कोसने में नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाने में है। हाँ, रिडिकुलसली छोटी शुरुआत करने में और अपने आप से बेहतर सवाल पूछने में है। हम पहाड़ पर चढ़ने के लिए खुद को डांटने के बजाय अपने लिए एक एक सीढ़ी बना रहे हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सार दिया है। और जैसा कि स्रोत हमें अपनी पहचान को कर्म से जोड़ने का सुझाव देता है, तो इस चर्चा को एक ठोस विचार के साथ खत्म करते हैं। श्रोता के लिए सोचने का सवाल ये है, आज वो एक कौन सा सबसे छोटा काम है जिसे करके उस इंसान की पहचान को मजबूत किया जा सकता है जो कोई बनना चाहता है? वो एक ईमेल भेजना हो सकता है, 5 मिनट के लिए टहलना हो सकता है, या बस एक पैरा लिखना। हाँ, वो एक छोटा सा काम जो साबित करे कि बदलाव शुरू हो चुका है।